Hello and welcome to SPM IAS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 11th February 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about monetary policy review, and this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. सो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में ज़रा ब्रीफली समझ लेते हैं. आई होप आप समझते हैं इस बात को कि आरबीआई की जो कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है सो दैट हमारे देश में जो इन्फ्लेशन है उसको मेनली डिजायर्ड रेंज में रख सके, दैट इज़ 2% to 6%. साथ ही साथ वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि ग्रोथ जो है वो बेटर साइड पे हो, लगभग 8% के आसपास हो. मॉनेटरी पॉलिसी के दो मेन अप्रोच होते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स एंड क्वांटिटेटिव टूल्स. सो क्वालिटेटिव टूल में इस बात पे ध्यान दिया जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को अगर ज़रूरत है तो उस पर फोकस किया जाए, उसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है, उसको सपोर्ट करने की कोशिश की जाती है. इसमें आ जाता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स. जबकि क्वांटिटेटिव टूल डज नॉट फोकस ऑन एनी पर्टिकुलर सेक्टर, इट फोकसेस ऑन ओवरऑल इकोनॉमी. सो इट इज़ कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी टाइप. तो आइदर द मनी इज़ गिवन if the economy is on the lower side, ताकि इकोनॉमी में ग्रोथ लाया जा सके, एंड मनी इज़ पुल्ड अवे इफ़ द इकोनॉमी इज़ ऑन द हाइयर साइड बट विथ हाई इन्फ्लेशन. सो ये सब तो बेसिक बातें इकोनॉमिक्स की. क्वांटिटेटिव टूल्स के अलग अलग अप्रोचेज होते हैं, बेस रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल रिजर्व रेशियोज लाइक CRR, SLR, एंड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ लाइक रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट. तो इन जनरल हर 2 महीने पे आरबीआई जो है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू करती है ताकि देश के अंदर जो इन्फ्लेशन और ग्रोथ हैं उनको डिजायरेबल रेंज में रखा जा सके. इंडियन इकोनॉमी के जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होती है आरबीआई की, दैट इज़ नॉट डन अलोन बाय आरबीआई गवर्नर, इट इज़ कंडक्टेड बाय ए कमिटी जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2016 बाय अमेंडिंग आरबीआई एक्ट ऑफ 1935. इसके पहले कैसा होता था कि आरबीआई के गवर्नर अकेले ही मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड किया करते थे 2016 से पहले, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद अब ये कमिटी डिसाइड करती है कि क्या होगी मॉनेटरी पॉलिसी. तो अब जो ये कमेटी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं. आरबीआई गवर्नर इज़ द चेयरमैन ऑफ दिस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. उसके अलावा आरबीआई के डिप्टी गवर्नर और एक आरबीआई के ऑफिसर होते हैं इसके मेंबर. उसके अलावा 3 मेंबर जो हैं वो भारत सरकार की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं टू पार्टिसिपेट इन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एंड रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ ओपिनियन इन मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मेशन. जो फैसला होता है दैट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स. तो ऐसा नहीं है कि आरबीआई के गवर्नर को कोई एडिशनल पावर है. इन जनरल जब वोटिंग होगी तो मेजॉरिटी ऑफ द वोट के बेसिस पे फैसला होता है. लेकिन हाँ, इन केस ऑफ टाई, यानी कि 3 लोग कुछ और कह रहे हैं और बाकी 3 लोग कुछ और कह रहे हैं, द आरबीआई गवर्नर हैज़ डिसाइडिंग वोट, यानी कि उस केस में आरबीआई के गवर्नर की ओपिनियन मानी जाएगी. उसके अलावा आरबीआई की चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ लीजिए. आरबीआई की चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कीप इन्फ्लेशन रेंज विद इन 4%, 4 ± 2%. तो देखिए 4 ± 2% मतलब 2% से लेकर के 6% के बीच में आरबीआई को इन्फ्लेशन रखना है, एंड दैट टू रिटेल इन्फ्लेशन या कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन. ये आरबीआई को टारगेट दिया गया है एज पर एन अग्रीमेंट साइन बिटवीन आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उस अग्रीमेंट का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट. अर्लियर दिस अग्रीमेंट वाज फॉर 5 years फ्रॉम 2016 to 2021. नाउ दिस हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 2026. और आरबीआई को टारगेट दिया गया है कि आप इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन 2% से 6% के बीच में रखें, एंड इफ़ द कंज्यूमर इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग सीपीआई या रिटेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं, इज़ आउट ऑफ दिस रेंज फॉर 3 successive quarters, then that will be considered as monetary policy failure, and in that case RBI will have to explain the reasons and suggest corrective measures. अब करंट न्यूज़ पे आ जाते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन जनरल हर 2 महीने पे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू करती है. आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू किया है अभी, और उम्मीद की जा रही थी कि थोड़ा बहुत रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा क्योंकि इन्फ्लेशन इज ऑन द हाइयर साइड, लगभग 5.5% के आसपास है. लेकिन आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया नहीं है, अनचेंज रखा है. कारण कि हमारा ग्रोथ रेट अभी भी स्ट्रगल कर रहा है. तो इस कारण से हमारी आरबीआई ने जो पॉलिसी है उसको कहा गया है एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी. एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी वो होती है जिसमें आरबीआई अलाउ करती है इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए,
लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब इन्फ्लेशन डिजायर्ड रेंज में हो। तो अभी भी इन्फ्लेशन 6% से नीचे है, 5.7 5.8 के आसपास है। दैट इज़ हाउ आरबीआई हैज़ डिसाइडेड टू गो फॉर अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी फॉर 2 more months। तो आने वाले रिव्यू तक, यानी कि 2 महीने तक कम से कम अभी एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी रहेगी, मतलब रेपो रेट यही 4% रहेगा। और इस उम्मीद से कि लोअर रेपो रेट के साथ हमारे देश के अंदर आने वाले टाइम में जब ओमिक्रॉन का खतरा भी अब धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है, तो इकोनॉमी का ग्रोथ रेट पिकअप करेगा। तो जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स थे उनको अनचेंज रखा है, चाहे रेपो रेट हो 4% रखा है, रिवर्स रेपो रेट 3.35। इसको कहा गया है एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस। एकोमोडेटिव, ना बढ़ाया है ना घटाया है। बढ़ाया इसलिए नहीं है ताकि ग्रोथ को आने वाले टाइम में पिकअप किया जा सके। तो सीपीआई इन्फ्लेशन को प्रेडिक्ट किया है आरबीआई ने कि 4.5% के आसपास रहेगा आने वाले टाइम में। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज 4.25%। और ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट किया आरबीआई ने आने वाले साल के लिए, फिजिकल ईयर 2023 के लिए, 2022-23 के लिए 7.8%। सो दिस इज़ हाउ देयर हैज़ बीन नो चेंज इन द रेपो रेट। ऑफ कोर्स कारण यही है कि आरबीआई वांट्स द इकोनॉमी टू ग्रो एट अ फास्टर रेट, स्पेशली व्हेन द इम्पैक्ट ऑफ ओमिक्रॉन इज स्लाइडिंग डाउन। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी ने फैसला लिया है दैट हैज़ बीन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ 5:1 वोट। तो 5 मेंबर्स ने कहा कि रेपो रेट को वही रखा जाए, सारे के सारे मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स को वही रखा जाए, जबकि एक मेंबर कह रहे थे कि थोड़ा सा रेपो रेट बढ़ाया जाए। तो इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये सवाल जो है वो यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में आया था। इसको आप अटेम्प्ट कीजिए और आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिख करके बता सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट, इट इज़ अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट इन ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 5 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू। काफ़ी छोटा सा न्यूज़ है, लेकिन इसको हम डायरेक्ट आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पेपर में अपना आंसर लिखने के लिए। तो देखते हैं क्या न्यूज़ है सबसे पहले। सो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन has made a formal apology to a former political staffer who says she was raped by a colleague in the Parliament House in 2019। तो ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट की बात है। एक लेडी स्टाफ ब्रिटनी हिगिंस, उन्होंने हाल फिलहाल में एलिगेशन लगाया कि शी वॉज रेप्ड इन 2019 बाय अ कलीग इन द पार्लियामेंट इटसेल्फ। उसके बाद जब इंक्वायरी होनी शुरू हुई तो पता चला कि ये जो कल्चर है सेक्सुअल हरासमेंट का, वो पार्लियामेंट के अंदर काफ़ी पॉपुलर कल्चर है। मतलब वहाँ पे इसको बॉयज़ क्लब कल्चर नाम से जाना जाता है। मतलब काफ़ी कैजुअली लिया जाता है कि ठीक है, वी आर द बॉयज़, तो दिस काइंड ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इज़ ओके और एक्सेप्टेबल। सो ये जो ब्रिटनी हिगिंस केस है, उसके बाद से रिव्यू और इंक्वायरी के बाद पता चला कि देयर इज़ अ काइंड ऑफ कल्चर दैट प्रिवेल्स इन ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट, बॉयज़ क्लब कल्चर, वेयर सेक्सुअल हरासमेंट इज़ कॉमन और यू मे से एक्सेप्टेड और यू मे से बैनल, वेरी कॉमन। तो उसके बाद से और ज़्यादा इंक्वायरी हुई एंड देन ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट एंड दे आर हैव कम टुगेदर द पार्लियामेंटेरियंस एंड दे आर डूइंग मोर एंड मोर रिफ्लेक्शन। और उसी का नतीजा है कि प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ हैज़ सेड सॉरी। ही सेड कि इट्स गुड टू स्टार्ट विथ एन अपॉलजी एंड देन वी विल मेक सम रिफॉर्मिंग चेंजेस। अब इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे आंसर राइटिंग में, ये समझिए। एथिक्स पेपर में आपको पता होगा चैप्टर 1 में ही है इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज़, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो देखिए, सिर्फ एजुकेटेड होना या लिटरेट होना या इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ नॉट एंटीडोट टू जेंडर वायलेंस। ऐसे समाज जहाँ पे लोग इकोनॉमिकली बेहतर हैं या फिर लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, उससे बस इतना काफ़ी नहीं है जेंडर रिलेटेड वायलेंस को कम करने के लिए। एंड दैट इज़ वेरी मच क्लियर इन दिस पर्टिकुलर केस। ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी जनरली literate and economically better off also. Still you have a problem of sexual harassment, and that too in the parliament. That tells you education and economic development are not antidote to gender violence. तो क्या सॉल्यूशन है टू एड्रेस सच प्रॉब्लम्स? वी नीड टू हैव वैल्यू एजुकेशन एंड इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज़। तो इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज़ आपके सिलेबस में है ना, चैप्टर 1 में एथिक्स एंड इंटीग्रिटी के इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज़ का इंपॉर्टेंस क्या है, वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सिर्फ लिटरेसी से काम नहीं होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से नहीं होगा, वैल्यूज़ को जो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द अदर जेंडर, इस तरह के वैल्यूज़ को इनकलकेट कराना होगा। और उसके अलावा ऑफ कोर्स स्विफ्ट एंड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट तो है ही है, लेकिन वैल्यूज़ का इनकलकेशन भी ज़रूरी है इस तरह के इंसिडेंट्स को अवॉइड करने के लिए। इसी तरह के इशूज़ 2-3 दिनों पहले भी अखबार में आए थे कि यूएस के अंदर डबलिन
वुमेन जेल में देर वर रिपोर्ट्स ऑफ रैम्पेंट सेक्सुअल अब्यूज बाय वार्डन। सो ये भी न्यूज़ हाल फिलहाल में चल रहा है। रेप स्कैंडल एट FCI डबलिन कंटिन्यूज, 4th प्रिजन स्टाफर चार्ज विद सेक्सुअल अब्यूज ऑफ वार्ड। तो ये that in this case also this particular thing, education and economic development is not antidote to gender violence, comes out true. The next article is taken from national segment. It is about ban on import of drones and this topic is important from our syllabus paper for internal security point of view. So देखिए काफ़ी छोटा सा न्यूज़ है। सरकार ने फैसला लिया है कि ड्रोन्स को अब इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। इसके इंपोर्ट पे पूरी तरह से इमीडिएट बैन लगा दिया गया है कि ड्रोन्स को आप इंपोर्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर रिसर्च डेवलपमेंट डिफेंस एंड सिक्योरिटी पर्पस। आजकल आप देखते होंगे किसी भी फंक्शन वगैरह में, शादी वगैरह में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है इमेजेस को या वीडियोस को निकालने के लिए। तो अब उस तरह के ड्रोन्स का आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। हाँ, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए, डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए इंपोर्ट किया जा सकता है, बट अदरवाइज फॉर कमर्शियल पर्पसेज ड्रोन्स कैन नॉट बी इंपोर्टेड। ये डिसीजन लिया है सरकार ने ताकि हमारे देश के अंदर जो मेड इन इंडिया ड्रोन्स हैं उसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो ये तो चलिए ड्रोन्स की जनरल बातें हो गई कि उसका कॉमर्शियल एस्पेक्ट हो गया ड्रोन्स का, लेकिन ड्रोन्स का सिक्योरिटी एस्पेक्ट भी समझिए। हाल फिलहाल में ड्रोन्स जो हैं वो सिक्योरिटी थ्रेट्स बनते जा रहे हैं अलग अलग देशों के लिए। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में बताया था कि कैसे हुतीज़ ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था टू अटैक ऑन UAE वेयर 3 people हैड डाइड। वैसे ही पाकिस्तान के साइड से बहुत सारा ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। ड्रोन्स आर दिस काइंड ऑफ अनमैन्ड एयर व्हीकल जो थोड़ा बहुत वेट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, थोड़े बहुत पैकेट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक साइड से दूसरे साइड में। तो पाकिस्तान से काफ़ी सारे ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है इस तरह के, दैट आर बीइंग यूज्ड टू ड्रॉप टिफ़िन बॉम्ब्स। टिफ़िन बॉम्ब्स मतलब टिफ़िन साइज़ के डब्बे में या टिफ़िन में ही RDX वगैरह ये ट्रांसफ़र करते हैं एक साइड से दूसरे साइड में। दिस काइंड ऑफ ड्रोन्स आर बीइंग यूज्ड टू मेक ड्रग ट्रैफिकिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। ड्रग ट्रैफिकिंग करके ये लोग क्या करा रहे हैं, टेरर फंडिंग करा रहे हैं, क्योंकि इंडियन साइड में जो इनके टेररिस्ट घुस चुके हैं उनको ये लोग पैसे तो सीधा सीधा दे नहीं पाते हैं, तो ये लोग ड्रोन्स की मदद से ड्रग्स ट्रांसफ़र करवाते हैं और उन ड्रग्स को वो लोग बेच करके अपना पैसा निकाल रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ टेरर फाइनेंसिंग में मदद कर रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग में मदद कर रहा है ड्रोन, और बम ड्रॉप करने में, सीधा सीधा टिफ़िन बम ड्रॉप करने में मदद कर रहा है। तो दिस इज़ हाउ ड्रोन्स आर टर्निंग आउट टू बी अ सिक्योरिटी चैलेंज फॉर डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। The next article is taken from economic segment. It is about tulip mania and this topic is important from our syllabus paper for Indian economic point of view. ट्यूलिप मैनिया, पहले देखो कहानी समझो। हॉलैंड के अंदर ट्यूलिप एक तरह का फूल है, राइट, फ्लावर। इसको ख़रीदा बेचा जाता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर फ्लावर है, लेकिन है तो फ्लावर ही, राइट। अभी कैसा है कि ट्यूलिप मैनिया मतलब इसको एक तरह का बिजनेस काफ़ी हिट हो गया था 1637 की बात है। ट्यूलिप को बेचने का बिजनेस काफ़ी हिट हो गया था उस टाइम में। हर आदमी सोचता था कि ट्यूलिप खरीद करके जा करके शहरों में बेचाओ। तो ट्यूलिप का डिमांड इतना ज़्यादा हो गया था, डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ गया था, लोगों को लग रहा था कि ट्यूलिप बेचने में काफ़ी फ़ायदा है। सो देयर वाज ए काइंड ऑफ ह्यूज स्पेकुलेटिव मार्केट अराउंड ट्यूलिप। मैंने ट्यूलिप बनाया, बगल वाले ने खरीद लिया, उससे किसी और ने खरीद लिया, और सब लोग जो हैं ट्यूलिप के लिए हायर रेट देने को तैयार हैं। सो दिस इज़ हाउ द प्राइस ऑफ ट्यूलिप वेंट वेरी हाई, काइंड ऑफ मैनिया कि हाँ भाई मैंने तो ख़रीदा है और इससे ज़्यादा महंगा बिक जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कोई फ्लैट ही खरीदते हैं तो वो फ्लैट 80 लाख का है या 1 करोड़ का है, वो कैसे फैसला होता है? ऐसे थोड़ी होता है कि उसको बनाने का खर्चा 80 लाख, इसलिए 80 लाख आपसे मांगा जा रहा है। डिमांड सप्लाई पे होता है। तो अगर हर आदमी यहाँ सोचेगा कि मुझे फ्लैट खरीदना है, तो वही फ्लैट जो आपको 1.5 करोड़ का मिलने लगेगा। सो दैट इज स्पेकुलेशन, मोर एंड मोर डिमांड। एंड स्पेकुलेशन लोग क्यों करते हैं? इस उम्मीद में कि भाई आज मैं खरीद रहा हूँ 1 करोड़ का, लेकिन 5 साल बाद ये 1.5 करोड़ का हो जाएगा, इसलिए चलो खरीद लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हर आदमी ज़्यादा डिमांड करता है स्पेकुलेशन से कि इसका दाम बढ़ जाएगा। तो ट्यूलिप का अभी सोच के थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ट्यूलिप फ्लावर्स के भी इसी तरीके से दाम बढ़ रहे थे। एवरीवन वांटेड टू बाय इट, दे फेल्ट लाइक कि इसके दाम और बढ़ जाएंगे, और ट्यूलिप मार्केट में बहुत महंगा बिकने लगा था हॉलैंड के मार्केट में। लेकिन एकाएक से, चूंकि ट्यूलिप में तो अपना कोई इनहेरेंट वर्थ है नहीं, तो एकाएक से ट्यूलिप के प्राइस क्रैश हुए, और ये देखिए यहाँ से प्राइस बढ़ते यहाँ पहुँचा, और फिर एकाएक से 1637 में प्राइस क्रैश हुए। इसी को कहा जाता है बबल बर्स्ट। तो किसी भी सेक्टर में कभी कभार एक्स्ट्रा या अनड्यू स्पेकुलेशन के कारण या एक्सेसिव स्पेकुलेशन के कारण उसमें बबल
बन जाता, हम ये कहते हैं। इकोनॉमी के ये सब टर्म है, रियल सेंस में बबल नहीं है। मतलब बबल बन जाना मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें स्पेकुलेशन हो जाना। जैसे रियल एस्टेट में कोई घर है 80 लाख का, लेकिन हर आदमी सब सोच रहे हैं ज़मीन खरीद ले या बिल्डिंग खरीद ले, तो वही चीज़ जो है 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 70 लाख, 1 करोड़ 80 लाख का बिकेगा। तो हम लोग कहेंगे कि रियल एस्टेट में बबल हैज़ बिल्ट अप, बट चूंकि उसकी रियल वैल्यू तो वो है नहीं, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब तुम बेचने जाओगे तो तुमको 1 करोड़ 70 लाख मिला नहीं, तो तुम 1 करोड़ 50 में बेचने की कोशिश करोगे, उतना भी नहीं मिला, तो 1 30 में बेचने की कोशिश करोगे, उतना भी नहीं बिकेगा। तो एकाएक से बबल जब बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन के कारण बढ़ जाता है तो फिर बबल का बर्स्ट होता है। 80 में खरीदा और हो सकता है तुम्हें 70 में बेचना पड़ जाए, ऐसे भी हालात हो जाते हैं। जब तुमने बबल को बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव मार्केट में तुमने खरीदा तो बाद में हो सकता है कि तुम्हें लॉस में भी बेचना पड़ जाए, और इस तरीके से उस जो लॉस होता है उसको हम लोग कहते हैं बबल बर्स्ट। और ये जो ट्यूलिप वाला मार्केट क्रैश हुआ था, ट्यूलिप वाला मार्केट बर्स्ट हुआ था, दैट वाज द फर्स्ट केस ऑफ सच बबल बर्स्ट। इसीलिए तब से ये टर्म चल रहा है ट्यूलिप मैनिया। ट्यूलिप मैनिया सिंपली मीन्स कि एक्सेसिव स्पेकुलेशन के कारण जो बबल बिल्ड हो जाता है किसी भी सेक्टर में और बाद में वो बर्स्ट हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं ट्यूलिप मैनिया। तो 17th सेंचुरी का ये एग्जाम्पल है, क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल बबल where the price of something goes up not due to its intrinsic value। किसी चीज़ के दाम इसलिए ऊपर नहीं जा रहे थे ट्यूलिप के कि सच में उसकी वैल्यू बढ़ गई थी, जस्ट इट वाज गोइंग अप बिकॉज ऑफ स्पेकुलेशन। जैसे कोई भी शेयर होता है, शेयर तो 100 रुपये का होता है, फेस वैल्यू 100 रुपये का, लेकिन बिकता है 500 में, 600, 700 में, जाते जस्ट स्पेकुलेशन कि भाई ये कंपनी अच्छा कर रही है तो इसके शेयर खरीद लो। तो its value is to 100 rupees only, but because of excessive speculation the price goes up. Similar thing was happening with tulip, and suddenly that market crashed later on, and that is how that was a bubble burst. तो तब से ही ट्यूलिप मैनिया वर्ड एक इस्तेमाल किया जाता है फॉर एक्सेसिव स्पेकुलेशन कि भाई ट्यूलिप मैनिया चल रहा है इस सेक्टर में। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि भाई इस सेक्टर में ट्यूलिप मैनिया चल रहा है, मतलब आप कह रहे हैं कि भाई लोग बेहिसाब पैसा खर्च कर रहे हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं, आज नहीं तो कल इनका पैसा डूबेगा। और ये ट्यूलिप मैनिया न्यूज़ में क्यों आया है? बिकॉज ऑफ क्रिप्टो करेंसी, दैट टू बिटकॉइन। अभी बिटकॉइन 4-5-6 सालों से तो न्यूज़ में है, आप भी सुन रहे हैं कि बिटकॉइन का दाम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। बहुत सारे लोगों ने पैसा भी लगा दिया, आपके आसपास में भी लोग होंगे जिन्होंने पैसा लगा दिया इस उम्मीद में कि और बढ़ेगा, और फ़ायदा होगा, और बढ़ेगा, और फ़ायदा होगा। अब सरकार ने क्या फ़ैसला लिया बजट में कि बिटकॉइन के ऊपर लगेगा 30% का टैक्स। उसमें जो भी बिटकॉइन के ऊपर गेन होगा उस पर 30% का टैक्स लगेगा। अब हमारे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास साहब ने कहा है कि बिटकॉइन की भी वही हालत होगी जो इसकी हुई थी, ट्यूलिप की हुई थी, एंड देयर विल बी अ ट्यूलिप मैनिया। सो बिटकॉइन ऑल्सो हैज़ सीन अ काइंड ऑफ ट्यूलिप मैनिया फॉर लास्ट 3-4 ईयर्स। एवरीवन हैज़ बिन बाइंग बिटकॉइन। भाई बिटकॉइन का क्या बेसिस है? कुछ नहीं, ना कोई सरकार है, ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी है जो उसको गारंटी दे रही है, रेगुलेट कर रही है। इट्स कंप्लीटली डीरेगुलेटेड थिंग, स्टिल पीपल आर बाइंग लाइक एनीथिंग, राइट? तो एंड द प्राइसेज हैव सोर्ड अप बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डिमांड, एंड नाउ शक्तिकांत दास साहब सेज कि ना बिटकॉइन विल बी, बिटकॉइन सेक्टर इज फेसिंग ट्यूलिप मैनिया एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल डिक्लाइन। लोगों ने स्पेकुलेशन में बहुत खरीद लिया है। अब जब सरकारों ने टैक्स लगाना शुरू किया, जैसे हाल फिलहाल में भारत सरकार ने लगाया, अलग अलग देशों की सरकारों ने टैक्स लगाना शुरू किया, अब देखना धीरे धीरे बिटकॉइन क्रैश कर जाएगा, ऐसा उन्होंने प्रेडिक्ट किया है। मतलब देयर विल बी अ काइंड ऑफ ट्यूलिप मैनिया सिनेरियो फॉर बिटकॉइन ऑल्सो। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट, इट इज़ अबाउट हेमचंद्र गोस्वामी जी। तो ये आर्टिकल आया हेमचंद्र गोस्वामी जी को लेकर के, तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने निकाला है आपके लिए, APSC PT में या मेंस में काम आ सकता है। हेमचंद्र गोस्वामी, born on 8th January 1872 and died on 2nd May 1928. Assamese writer, poet, historian, teacher and linguist from Jonaki age. Jonaki age मतलब असमिया भाषा उन्नति साधनी सभा, ये बनाया गया था 1888 में, और उन्होंने मैगज़ीन पब्लिश करना शुरू किया, जोनाकी मैगज़ीन फ्रॉम 1889 के पहले एडिटर थे जोनाकी मैगज़ीन के चंद्र कुमार अग्रवाला साहब। इट वाज द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिसिज्म इन असमीज लिटरेचर, मतलब डिपिक्शन ऑफ मोर ह्यूमन रिलेटेड स्टोरीज। उसके पहले ज़्यादातर जो है वो मिथोलॉजिकल स्टोरीज होती थी, ह्यूमन रिलेटेड स्टोरीज स्टार्टेड विथ जोनाकी एज। एंड ये तो ही वाज ऑल्सो लिंग्विस्ट ऑफ
Hemchand Goswami was also a linguist of Junaki age. He composed the first and the most successful sonnet, that is Priyotama Siti, and because of his efforts, Hemkosh, that is by Hemchandra Barua, that is the second dictionary of Assamese language got printed in 1900. तो हेमकोश हेमचंद्र बरुआ जी का था और उसको प्रिंट करवाने में इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. ही ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड द कथा गीत ऑफ Bhattadev of 16th century as the first sample of modern Indian regional prose. He was 4th president of Assam Sahitya Sabha in 1920. That was held in तेजपुर. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. MG नरेगा के लिए हु इज़ एलिजिबल. करेक्ट आंसर इज एडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड. एंड स्टारलिंक प्रोजेक्ट हाई अर्थ ऑर्बिट में नहीं होता है, लो अर्थ ऑर्बिट में होता है, एंड इट इज़ नॉट लॉन्च्ड बाय नासा, इट इज़ बाय स्पेस एक्स. सो द करेक्ट आंसर इज अगेन ऑप्शन डी. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.